वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रियंका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आरओ री एग्ज़ाम के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जो कि डेली रात को 9 बजे आ रही है। उसी को फोकस करते हुए हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, ये क्लास डेली आप रात को 9 बजे देख सकते हैं, जिसमें आरओ का एग्ज़ाम हो या यूपीपीसीएस हो, आप दोनों को टारगेट करते हुए यहाँ पर क्लास कर सकते हैं। ये आपको जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है, अलग अलग मॉक टेस्ट हैं और उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं लेकर के करवा रही हूँ। तो मतलब आप इसमें सीरियल देख रहे होंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट सीरियल नहीं चल रहा होगा। 100 to 150 क्वेश्चन में लेकर के चलती हूँ और उसमें भी जो आपके क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं वो मैं इनको स्किप कर देती हूँ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने रखे हुए हैं। तो डेली इस सीरीज को फॉलो कीजिए। इसमें ज़्यादातर प्रश्न वो मिलेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड रहा है एग्जाम पैटर्न का, जैसे कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और स्टेटमेंट देकर के पूछना कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, यूपीजी के हो, सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पर कवर करेंगे। तो ध्यान से इस क्लास को देखिए। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या पेड क्विज लेना चाहते हैं, कंप्लीट क्रैश कोर्स पाना चाहते हैं, इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड ग्रुप के लिए आपको नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए, साथ में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है, जो कि आपको पता है जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड रहा है यूपीपीएससी का और बदलता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद को तैयार कीजिए। आप वही पैटर्न फॉलो कीजिए, ना कि आप अलग से ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी ना हो और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको अब इतना पता होगा, आप एग्जाम देते हुए इतना समझ गए होंगे कि आपको कैसा ट्रेंड और पैटर्न रहा है और कैसे आपको कंटेंट अपना चूज करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं जानकारी देना चाहूँगी, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप से आपको कोर्स मिल जाएगा जिससे आप आसानी से परचेज कर पाएंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जरूरी नहीं है आप कोर्स ही परचेज कर रहे हैं तभी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ले लीजिए या फिर जो यूट्यूब पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है उसे फॉलो करते रहिए, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो दोनों आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप जैसे भी मेहनत कर सकते हैं उस तरह तैयार कीजिए। इस चैनल पर आपको जीएस के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है जैसे कि टॉपिक वाइज है वो दोपहर 1 बजे आता है और रात को 9 बजे प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की क्लास में कंटिन्यू कर रही हूँ। आप डेली ऐसे ही क्वेश्चन देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रेगुलर अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं ना, रिवाइज कर लेंगे डेफिनेटली, जैसे कि अभी पीसीएस के पेपर में भी क्वेश्चन थे और ऐसे आगे भी मिलेंगे आपको। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। 76 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एल्बिडो सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एल्बिडो? ताजा बर्फ, समुद्री बर्फ, ग्लेशियर या फिर घास? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन है ताजा बर्फ या फ्रेश स्नो में। सबसे पहले समझिए ये एल्बिडो क्या है। ठीक है, एल्बिडो क्या होता है? तो कोई सतह है, मान लीजिए सतह है, इस पर सूर्य की प्रकाश से सौर विकिरण पड़ता है। ठीक है, सौर विकिरण की मात्रा पड़ती है और इससे अब जितनी भी सूर्य की मात्रा परावर्तित हो जाती है उसे क्या बोलेंगे हम? उसका एल्बिडो बोलते हैं। इतना समझ में आया। अब कौन सी ऐसी सतह है पूछा गया जिसका एल्बिडो सबसे ज्यादा है? तो जो ताजा बर्फ होती है वो क्या करती है, जितनी भी सूर्य की किरणें आती हैं उनको ज्यादा से ज्यादा परावर्तित कर देती है, इसलिए इसका एल्बिडो सबसे ज्यादा है। इसके बाद पुरानी बर्फ, ताजा बर्फ, उसके बाद जो पुरानी बर्फ होती है वो, उसके बाद घने बादल, पतले बादल और समुद्री जो बर्फ है उसके बाद आ जाती है। ग्लेशियर भी क्या करते हैं, इनका भी एल्बिडो ज़्यादा होता है। इसके बाद सूखी रेत का, फिर सूखी मिट्टी का और घास भी। लेकिन सबसे जीरो पे बोले या सबसे कम एल्बिडो किसका होता है? तो देखिए काली जो वस्तुएं होती हैं, बोलते हैं ना कि गर्मियों में काले कपड़े मत पहनिए। क्यों नहीं पहनिए? क्योंकि वो क्या करते हैं, जो काले रंग के कपड़े होते हैं या काला रंग सबसे ज्यादा जो सूर्य की विकिरण है उसको अवशोषित करता है, परावर्तित नहीं करता, इसलिए उसका शून्य एल्बिडो होता है। ठीक है, तो उसका शून्य एल्बिडो।
लेकिन सफेद कपड़े क्यों कहे जाते हैं उसको पहने, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा किरणों को वो सफेद रंग परावर्तित कर देता है, इसलिए इसका एल्बिडो ज्यादा होता है। एल्बिडो 1 के करीब होता है, उसका 0 होगा, इसका 1 के करीब हो गया, ऐसे याद रखिएगा। तो एल्बिडो आज समझ में आया ना कि परावर्तित प्रकाश या सौर विकिरण की मात्रा जो होती है सतह से परावर्तित जो हो जाती है उसी को एल्बिडो बोलते हैं। अब याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 77वां क्वेश्चन है, हाल ही में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका देखिए जापान, भारत, मंगोलिया और लाओस दिया गया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में। 78वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में पाले और सूखे के प्रति प्रतिरोध सुनिश्चित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इंश्योर्स रेजिस्टेंस टू द फ्रॉस्ट एंड ड्रॉट इन द प्लांट्स? तो बताइए कैल्शियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम या पोटेशियम में से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोटेशियम। तो पोटेशियम जल विनियमन या और अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण होता है पौधों में। तो पोटेशियम की अपर्याप्त मात्रा की उपस्थिति पौधों में पाले, सूखे और कुछ बीमारियों के प्रति प्रतिरोध सुनिश्चित करती है। याद रहेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन कुछ और भी फंक्शन है, जैसे कैल्शियम क्या करता है आपसे पूछा जा सकता है। तो कैल्शियम पौधों की वृद्धि, कोशिका विभाजन और वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होता है, पत्तियों को गिरने से भी रोकता है कैल्शियम, याद रखिएगा। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन ग्रीन कलर प्रोवाइड कर देता है पौधों को, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, राइट हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए। 79वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? ठीक है, सल्फर, मैग्नीशियम, क्लोरीन और फास्फोरस में से बताना है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो पौधों में वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट। कितने टाइप के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं पौधों में? तो 6 होते हैं। हर क्वेश्चन के साथ हर एक टॉपिक की बात की जा रही है और सब इसी क्वेश्चन के साथ प्रिपेयर कीजिए। अगर आप डेली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये 15-20 क्वेश्चन जो डेली हो रहे हैं, अगर इनको आप रेगुलर करते जा रहे हैं ना, तो आप एक एक स्टेप चढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, अपने टारगेट की तरफ। क्योंकि एक साथ आप 1000, 2000, 10,000 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन डेली इतने महीनों से मैं करा रही हूँ और आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं। मैंने 50-50 क्वेश्चन भी कराए हुए हैं मैंने एक एक सीरीज में, 150-150 के मॉक टेस्ट भी हुए हैं। तो आप कोशिश कीजिए, आप कितना कर सकते हो, डेली एक एक 2-2 वीडियो करके आप कंप्लीट कीजिए। जब तक एग्जाम हो जाएगा ना जाने कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके होंगे। और हर क्वेश्चन में मैं हर ऑप्शन का आंसर एक्सप्लेन करती हूँ, काफ़ी चीज़ें आपको पता चलती हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहला हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी। मैंने क्लोरीन का नाम नहीं लिया है, लेकिन सल्फर है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस भी है। फिर से सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स सुन लीजिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़ और बाराबंकी में से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेठी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? शिव थापा निशानेबाजी, प्रियांशु राजावत बैडमिंटन से संबंधित है, योगेश सिंह बॉक्सिंग और सुमित नागल शतरंज से। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रियांशु राजावत बैडमिंटन से संबंधित है। शिव थापा मुक्केबाजी, ठीक है, यहाँ पे निशानेबाजी गलत है। योगेश सिंह ये निशानेबाजी से संबंधित हैं और जो सुमित नागल हैं वो किससे संबंधित हैं? तो वो हो जाएंगे टेनिस, शतरंज गलत है। 82वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस नृत्य शैली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है? गरबा गुजरात, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा का और गिद्दा पंजाब का। इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, गुजरात के गरबा को। 83rd क्वेश्चन देखिए, पॉलिटी का क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसके बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? पहला है, इसकी स्थापना संथानम समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई थी, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, यह एक संवैधानिक संस्था। तीसरा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त 5 वर्ष की अवधि के लिए 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रहते हैं। सही बताइए कौन सा उत्तर होगा। तो सबसे पहले देखिए, इसकी स्थापना भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति द्वारा जो सिफारिश की गई थी उस पर की गई, पहला कथन सही हो गया। यह एक क्या संवैधानिक संस्था है? तो देखिए, मूल रूप से सीबीसी ना तो एक संवैधानिक निकाय थी और ना ही एक वैधानिक निकाय, लेकिन 2003 में से वैधानिक दर्जा दिया गया, तो ये गलत हो जाएगा।
फिर थर्ड है केंद्रीय सतर्कता जो आयुक्त हैं इनकी अवधि क्या होती है, तो 4 वर्ष या 65 वर्ष। तो यहाँ पर ये जो 5 वर्ष है ये गलत हो जाएगा। 4 वर्ष की अवधि के लिए 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले होगा तब तक ये पद पर बने रहेंगे, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। राइट आंसर क्या, ऑप्शन सी, पहला स्टेटमेंट सही है। अब 84th क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना है। तो उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन अधिनियम आया था 2012 में, तो इसके माध्यम से लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का जो कार्यकाल है वो बढ़ाया गया। इसमें दिया गया 3 साल, 5 वर्ष, 8 वर्ष या 10 वर्ष, और राइट आंसर हो गया बढ़ा करके 8 वर्ष कर दिया गया, ऑप्शन सी करेक्ट है। 85th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है। नेपाली, संथाली, डोगरी या भोजपुरी। तो हमारी जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। इसके तहत कुछ संशोधन भी हुए हैं, वो भी मैं आपको कई बार पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। सिंधी जोड़ी गई, फिर मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली ये सब जोड़ी गई, फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये जोड़ी गई। पर पहले हमारी जो भाषाएं थी उनको देखेंगे कितनी थी और कितनी हैं, अभी सबको डिस्कस करेंगे। नेपाली, संथाली, डोगरी या भोजपुरी में से बताना है। सुनिए, इसमें असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। कुछ कुल 22 मैंने बता दी हैं, ठीक है। इनमें से कौन सी नहीं बताई है वो आपने सुना होगा तो पता चल गया होगा, मैंने इसमें भोजपुरी का नाम नहीं लिया। और आप कॉमन सेंस से भी ये क्वेश्चन कर सकते थे, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको पता होनी चाहिए 22 भाषाएं कौन सी हैं 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में, और कौन कौन से संशोधन हुए। अब आप लोग का ये होमवर्क है, बहुत बार पढ़ाया है कि सिंधी भाषा या हमारी 8वीं अनुसूची में कौन कौन से संशोधन हुए और उनके जरिए से कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं, आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। 86th क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी बच्चे आजकल कमेंट करते हैं, आंसर देते हैं और अच्छा लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हो, जो होमवर्क मिल रहा है उसका आंसर भी कर रहे हो। 86th क्वेश्चन देखते हैं। सूची ए को सूची बी से मिलाना है, तो पूछा क्या गया पहले तो यही समझ लीजिए। तो कुछ स्टेट्स हैं और उनकी स्टैब्लिशमेंट ईयर पूछी गई है, नागालैंड, गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम में से किसी एक का भी याद है तो चलिए करेंगे। तो गुजरात का देखिए 1960 था, बी सबसे पहले गुजरात था इनमें से, तो बी का 3 है। देखिए हमें एक ही ऑप्शन में दिया गया और लो आंसर भी मिल गया, ऑप्शन ए है, मिल गया ना। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो नागालैंड का क्या हो जाएगा अब 1963, त्रिपुरा का क्या हो जाएगा 1972 और मिजोरम का हो जाएगा 1987। देखिए मैंने आपसे कई बार कहा है कि ये जरूर लिस्ट चिपका लीजिए, यहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक है। जितने भी स्टेट हैं इनका फॉर्मेशन और इनका ईयर आप ये चिपका लेंगे, याद कर लीजिए, ऑप्शन ए करेक्ट है। मैं कोशिश करूंगी अगली क्लास में आपको ये रिवाइज करा दूं, ये टॉपिक हो जाएगा, ओके। चलिए 87 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था। देखिए फिर से इसी पे रिलेटेड प्रश्न है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 44, 36 या 71st। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 36th अमेंडमेंट। पहले 35वां हुआ था 1974 में, तब इसको सहयोगी राज्य बनाया गया था। बाद में फिर 36th अमेंडमेंट आया 1975 में, जिससे इसको 22वां राज्य बनाया गया। दोनों अमेंडमेंट याद रखना है, 35th और 36 दोनों। 88 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में शामिल है। पहला कृषि आय पर कर, सेकेंड है दिवालिया और शोधन क्षमता, थर्ड है राष्ट्रीय महत्व का संस्थान और फोर्थ है मत्स्य पालन। तो समवर्ती सूची में कौन सा आएगा, दिवालिया और शोधन क्षमता, ठीक है। आप टॉपिक थोड़ा देखते रहिए। जो 7th शेड्यूल है इसमें 3 तरह की लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, और इनमें से कुछ कुछ टॉपिक हर बार पूछे जाते हैं तो उनको तैयार करना है। 89th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड पुंछी आयोग दिया गया है और जॉन मिथाई प्राकलन समिति से संबंधित है, कृष्ण मेनन समिति सार्वजनिक उपक्रम समिति से और NN वोहरा 7वां वेतन आयोग से। कोई एक सुमेलित नहीं है, बाकी 3 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मतलब पुंछी आयोग केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड है, जॉन मिथाई प्राकलन समिति, कृष्ण मेनन सार्वजनिक उपक्रम समिति, ठीक है। अब NN वोहरा समिति भारत में राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों, राजनेताओं, नौकरशाहों के बीच जो साठगांठ की समस्या है इसका अध्ययन इन्होंने किया था। तो अब इसके अध्यक्ष कौन थे, 7वीं जो केंद्रीय वेतन आयोग है इसकी अध्यक्षता की थी न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार माथुर ने। कौन थे, श्री अशोक कुमार माथुर थे, न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार माथुर। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है, यही इनकरेक्ट है।
अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? सेकंड शेड्यूल में पूछा गया है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची आपको पता होनी चाहिए, वो किससे रिलेटेड है, तब तो बता पाएंगे ना। तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची निम्नलिखित की परिलब्धियों, भत्तों, विशेषाधिकार से संबंधित है। अब ये निम्नलिखित में लिखित नहीं है, मैं बता दे रही हूँ कौन कौन से हैं, ऐसे करके बताया जाता है। तो इसमें भारत के राष्ट्रपति हैं, राज्यों के राज्यपाल हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति भी आते हैं, और राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी आते हैं इसमें। तो और राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी आते हैं। कौन नहीं आते? तो ऑप्शन ए सही होगा। इसमें प्रधानमंत्री नहीं आते। सबका मैंने नाम लिया, प्रधानमंत्री का नाम लिया, कहीं नहीं लिया ना। तो दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकार जो हैं, तो प्रधानमंत्री का यहाँ पर उल्लेख नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का डाउट है आप कमेंट करके पूछिए, मैं फिर से वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी। पर डेली जितने क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो उतने आपको समझ में आने चाहिए, वहां पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के मैं आती हूँ, और कोशिश कीजिए डेली जितना हो रहा वो तो करिए ही। पिछले और भी मैंने टॉप 1000 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन ऐसे सीरीज करा रखी है, आप उनको भी रिवाइज कर सकते हैं, या फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, सारे टेस्ट जो आपको डेली सॉल्व करा जाते हैं, वो भी काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ ऐसे ही क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।